कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आज इस लेवल पे? किसी से कैमरा मांग करके वीडियो रिकॉर्ड करवाते थे और एक नॉर्मल सा एक स्कूल का बोर्ड था, घर से बाइक पे निकलते थे, उस बोर्ड पे आके वीडियो रिकॉर्ड करके मैं ही एडिटर था। क्या लगता था कि आपको हाँ मैं आगे जाके इतना बड़ा एक चैनल, इतने बड़ा एक एजुकेशन हब बना लूंगा? इस विजय परिवार को कोई बहुत बड़ी कंपनी बनाना है नहीं। आप जब YouTube पे पढ़ाते थे तब किसी ने हायर नहीं किया था, कॉल नहीं किया था कि हमारी कोचिंग में आ जाओ पढ़ाने के लिए? बिल्कुल आया था और एक बार नहीं कई बार आया था, अब भी आ रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग की बात कर। हाँ कि सर अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए तो वो बहुत बड़ी मछली है ना, वो आप लोगों को तो खा ही जाएगी। बच्चे किसी एक टीचर के नाम के पीछे जाते हैं और पता चलता है कि वो टीचर तो उनके बैच में पढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ सर। बात बड़ी ये है कि मैं चाहता तो मैं भी यहाँ पे फैकल्टी रख लेता। लगता है आपको कि स्कूल के जो मार्क्स हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं मैटर करते हैं? हमारे स्कूल के अंदर जिस बंदे ने टॉप किया था उसके 60% थे। आप भी कभी डिमोटिवेट होते? कभी ऐसा मतलब अकेलापन फील होता है आपको? तो रियलिटी है कि मुझे ये बच्चे कभी फ्री छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। सुबह जल्दी कॉल आने शुरू हो जाते हैं, सर ये फॉर्म आ गया, आप लाइव क्यों नहीं आए। जो इमोशन फील होती है तो कितनी सही है और कितनी गलत है? आपके बारे में सबसे मोस्ट रॉन्ग अंडरस्टूड चीज क्या है? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम फ्यूचर में इससे बेहतर और इंसाइटफुल पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहे। और आज हमारे शो के मोस्ट अवॉइडेड गेस्ट है जिसका सबको इंतज़ार था, हमारे और आप सबके प्रिय विजय सर, द फाउंडर ऑफ विजय एजुकेशन। वेलकम सर। थैंक यू। RMS टीम को पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा। जी सर। और आपने मौका दिया आज मेरे बारे में और पूरी विजय टीम और विजय एजुकेशन की जर्नी के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे, तो थैंक यू RMS टीम को। जी बिल्कुल सर, सब जानना चाहते हैं आपकी जर्नी के बारे में, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आज इस लेवल पे हैं। तो मैं भी वहीं से शुरुआत करूंगा कि आपकी जर्नी कैसे रही अभी तक? देखिएगा, ये जर्नी अगर मैं एक कहीं ना कहीं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत टफ रही है। और एक ऐसे दौर से ये जर्नी शुरू हुई है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनको दिक्कतें आई, वो कोरोना का काल और उस कोविड में जब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए तो उसमें मैं भी था, क्योंकि मैं एक शिक्षक के तौर पर 2012 से पढ़ा रहा था। अनेकों जो प्राइवेट स्कूलें हैं वहां पर मैं बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर जो है पढ़ाने का काम कर रहा था। और जैसे ही कोविड का दौर आता है उस समय जब ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन स्कूल है, सारी एक बार बंद हो जाती है लॉकडाउन में, तब मैंने विजय एजुकेशन के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने बच्चों को जनरल इंफॉर्मेशन देना शुरू की अलग अलग कोर्सेज के बारे में। और क्योंकि मुझे अनुभव 10 से 12 वर्षों का पढ़ाने का अच्छा अनुभव था, सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड थी, तो उस समय मैंने सोचा कि क्यों ना इंफॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाना शुरू किया जाए, जिससे बच्चों का, जो बच्चे गांव के हैं, जो मध्यम परिवार के, उनको बहुत फायदा हो जाएगा। तो 2021 के अंदर विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया और जब शुरुआत करी तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई, है ना, क्योंकि किसी से कैमरा मांग करके वीडियो रिकॉर्ड करवाते थे और एक नॉर्मल सा एक स्कूल का बोर्ड था, घर से बाइक पे निकलते थे, उस बोर्ड पे आके वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके मैं ही एडिटर था और एक हमारे साथ में असिस्टेंट थे, वो रिकॉर्ड करते, फिर हम उसे थोड़ा बहुत एडिट करके अपलोड करते, है ना। और
बहुत कुछ सीखने को मिला उस दरमियान, लेकिन बच्चों का जो प्रेम था, बच्चों का जो प्यार था, उन्होंने इतना ज्यादा मोटिवेट किया। आज आप देख सकते हैं ये विजय परिवार और एक बहुत बड़ी टीम के साथ, जहां पे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे हजारों हजार बच्चे हैं जिनका जो है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज में सिलेक्शन हुआ है, जो आज अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में बिल्कुल फ्री में निःशुल्क पढ़ रहे हैं। जी। तो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ाया, उसके बाद आज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करवाते हैं, तो कहाँ मतलब लगता है आपको कि स्कूल के जो मार्क्स हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं मैटर करते हैं? देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है वो मैटर तो बहुत करती है। मैं केवल मार्क्स ही मैटर करते हैं मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्कूली जो स्टडी है ना वो बहुत ही मैटर करती है। अगर आप स्कूल में अच्छी तरह से व्यवस्थित अगर पढ़ते हैं, अगर अच्छी आपको पढ़ाने वाली टीम मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए, है ना, तो आगे इसका बहुत फायदा होता है। चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट बने या ना बने उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिस भी फील्ड में जाओगे आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। लेकिन इसमें एक चीज मैं ये जोड़ देना चाहूंगा कि परसेंटेज ये सब कुछ है, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को भी देखा है कोविड के दरमियान, जब बच्चों को मतलब पास ही किया गया था, एक तरह से प्रमोट किया गया था, और उस समय बहुत से बच्चों के परसेंटेज जिस तरह से बने थे, ठीक है, मैंने उन भी बच्चों को जो है नॉर्मल बच्चों से पीछे रहते हुए भी देखा है, और मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं, क्योंकि मैं पिछले 10-12 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो बहुत सारे 90% वाले भी सक्सेस नहीं हो पाए गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन एक मध्यम, एक सामान्य बच्चा भी कहीं ना कहीं जो है सक्सेसफुल हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब स्कूली शिक्षा में जो परसेंटेज है वो मुझे लगता है कि आगे के सक्सेस होने की गारंटी तो नहीं है। जी। यू आर फाउंडर ऑफ द विजय एजुकेशन, आप एक कोचिंग संस्था चलाते हो, ऑनलाइन लेवल पे बहुत बड़ी कोचिंग है। तो ये क्वेश्चन रहेगा मेरा कि 12th करने के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चा इंटर्न करता है, तो कौन डिसाइड करेगा उसके लिए कि इस फील्ड में जाना है या साइंस लेनी है, साइंस में भी क्या क्या स्कोप रहते हैं। तो स्कोप चूज करने के बाद उसे पता चलता है कि इस फील्ड में ये होगा और ये मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले उसको डिसाइड करने के लिए। जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा अभी 12th में है उसे कौन से फील्ड में जाना चाहिए, ये उस बच्चे को कौन बताएगा कि किस फील्ड में कौन कौन से स्कोप है, कौन कौन से कोर्सेज है, कौन से सब्जेक्ट का उसे चुनाव करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे पहलू है, लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे पहले तो हर बच्चा और हर परिवार ये चाहता है कि हम बच्चे को एक स्पेसिफिक फील्ड में भेजें, है ना, वो मेडिकल फील्ड हो सकता है, वो इंजीनियरिंग फील्ड हो सकता है ना, या बच्चे को और भी अलग अलग फील्ड में भेज सकता है, टीचिंग फील्ड हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चे की और गार्जियंस दोनों की है। बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, पहले हमें वो सब्जेक्ट बच्चे को दिलाना चाहिए। बच्चा 10th तक उसकी रुचि कौन से सब्जेक्ट में, अगर वो मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है ना, या वो साइंस में बहुत बढ़िया कर रहा है, तो मुझे लगता है उसे साइंस जरूर दिलानी चाहिए, है ना। और अगर वो साइंस सब्जेक्ट लेगा तो फिर उसे आगे मेडिकल फील्ड में जरूर भेजना चाहिए। अगर उसे आप बायो जैसे सब्जेक्ट दिलाते हो तो वो नीट की प्रिपरेशन करवा सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करवा सकते हो, आप पैरामेडिकल कोर्सेज करवा सकते हो, आप, है ना, फिजियोथेरेपी करवा सकते हो, आप वेटनरी डॉक्टर उसे बना सकते हो। तो ऐसे अनेक फील्ड है ना। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 10th से हो जाएगी। 10वीं के बाद अगर हमने बच्चों को सही सब्जेक्ट नहीं दिलाया और हम 12th आर्ट्स से करके फिर हम सोचे हम फील्ड
मेडिकल फील्ड में चले जाएं तो मुझे लगता है कि फिर उस समय दिक्कतें होगी। रही बात दूसरी कि अगर किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है ना, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, तो फिर वो बच्चा चाहे वो आर्ट्स फील्ड से होके जाए या साइंस फील्ड से होके जाए या कोई अदर सब्जेक्ट लें, वो बच्चे की चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो 10वीं के बाद ही ये तय कर लेना चाहिए कि उसे कौन से फील्ड में जाना है, और जिस भी फील्ड में जाना है वो सब्जेक्ट ले लें, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, है ना, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, है ना। तो सही सब्जेक्ट का चुनाव, उसमें टीचर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, उनमें गार्जियन की भी भूमिका है, और बच्चे की तो है ही, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बच्चे को सही मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कई बार ऐसे बच्चों को देखते हैं कि गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, गलत फील्ड में चले जाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं कि सर मैंने पॉलिटेक्निकल किया हुआ है, मैंने आईटीआई किया हुआ है, मैंने बीएससी कर लिया है, अब मुझे जीएनएम करना है, या मैंने बीएससी कर लिया है सर, अब मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चे ने एक ग्रेजुएशन कर लिया ऑलरेडी और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब वो दूसरे फील्ड में जाना चाह रहा है। इसका तो यही मतलब हुआ कि उस बच्चे ने बिना कुछ सोचे उस कोर्स में एडमिशन ले लिया, या उसको किसी ने गाइड नहीं किया। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आज समय की ये मांग है कि हमें बच्चों को सही ढंग से गाइड करना पड़ेगा, है ना। हम बच्चों को पूरी तरह से खुला छोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, पढ़ने के मामले में उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनको मोटिवेट करते हुए ये भी बताना चाहिए कि बेटा इस फील्ड में ये स्कोप है और इस फील्ड में ये। एक बच्चे को तो नहीं पता है ना क्या क्या स्कोप है ना। तो ये मुझे लगता है हम सबको बताने की जरूरत है, जिसमें हम टीचर भी, गार्जियंस भी, और बच्चे को पूछने की भी जरूरत है। लेकिन आप सर बात करते हो कि गार्जियंस की जिम्मेदारी रहती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन होता है ना कहीं ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा स्टोकिंग के चक्कर में बच्चा डिप्रेशन में भी चला जाता है। कभी उससे प्रेशर रहता है कि हाँ पेरेंट्स क्या कहेंगे, नंबर कम आ गए तो ये होगा वो होगा, सोसाइटी क्या कहेगी। तो उस चक्कर में आज कल सराउंडिंग देखे तो काफी सुसाइडल केस भी देखने को मिलते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए ऐसा है, जो आप कह रहे हो कि आज के समय बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, जो डिप्रेस हो जाते हैं। मुझे लगता है इसका सबसे पहला कारण यह है कि हम बहुत सारी चीजें बच्चों के ऊपर थोप देते हैं कि तुझे ये करना पड़ेगा, है ना। वो फला फला का बच्चा वहां जा रहा है, बेटा तेरा भी एडमिशन करा देते हैं उसके साथ, उसका उस कोचिंग में है, तेरा भी करवा देते हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है कि 12th हो जाने के बाद बच्चे का हमें उस लेवल को भी देखना है कि भाई अपना बेटा या अपनी बेटी जो है वास्तव में आप जिस फील्ड में भेजना चाह रहे हो वो पहले तो उस फील्ड में जाने की इच्छुक है या नहीं है ना। दूसरी चीज ये भी है कि भाई बच्चे के ऊपर हमें थोपने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर चलो आपने 1 साल कोचिंग में भेज भी दिया बच्चे को, है ना, तो वहां भेजने के बाद भी कई बार गार्जियन क्या करते हैं, बेटा इस टेस्ट में कितने आए, अच्छा ये रैंक आई है, तो बेटा अब अगले टेस्ट में तू एक काम कर, थोड़ा और एफर्ट लगा, तेरी और रैंक बढ़ेगी। अब उस बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं उस रैंक को लेकर के, उस टेस्ट को लेकर के भी एक डर बैठ जाता, फोबिया बैठ जाता है। एक साल बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, गार्जियन फिर से दूसरे साल भेज देते हैं, दूसरे साल नहीं हुआ, फिर से कोचिंग में तीसरे साल भेजते हैं। फिर जब बच्चे का नहीं होता है ना, या मार्क्स कम होते हैं, रैंक घटती है, तो उस समय फिर बच्चा उस बोझ को या उस प्रेशर को झेल नहीं पाता। मुझे यहीं पे गार्जियंस को ये कहना है कि अगर कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है और वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, हमें भी ये समझने की जरूरत है कि बच्चे के मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। तो उस बच्चे को हम गार्जियंस खुद बोल दें कि बेटा कोई नहीं, तेरे नीट में थोड़े कम बन रहे हैं ना, तेरे को हम नर्सिंग करा देते हैं, या नीट में कम बन रहे हैं, एमबीबीएस में नहीं हो रहा, तेरा आयुर्वेद में करवा देते हैं, बीएमएस करवा देते हैं, बीडीएस करवा देते हैं। क्या कोई एक ही कोर्स है क्या, है ना। क्या इस बच्चे ने जिस सब्जेक्ट से, मान लो बायो का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बच्चे ने 12th बायो से किया, इसका मतलब कोर्स एक ही है क्या, है ना। तो मुझे लगता है बच्चों को ऑप्शन देने की जरूरत है, उसके ऊपर हम जो है कोर्स थोपे ना। और दूसरा, गार्जियंस उस बच्चे को मोटिवेट करें, है ना, उसके नंबर घट भी जाएं तो उसे कहें कोई नहीं बेटा, देख तू तेरा पूरा एफर्ट लगा रहा है ना, कोई नहीं,
तेरे कम आगे मार्क्स तो कोई नहीं, है ना। हमें बस कंपेयर नहीं करना है बार बार कि देख उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, है ना। आप उसे मोटिवेट जरूर करें, लेकिन बस प्रयास ये करना है कि प्रेशराइज नहीं करना है बच्चों को, लेकिन हाँ उनका ध्यान जरूर हमें रखना है, वो क्या कर रहा है, वो किससे मिल रहा है, वो कहाँ जा रहा है ना, किसके साथ घूम रहा है, ये सारी चीजें हम सब की जिम्मेदारी है। वो किससे बात कर रहा है, फोन पे कितने कितने समय तक लगा रहता है, ये बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है ना। ये गार्जियंस की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और बच्चे को भी मुझे लगता है इसमें थोड़ा ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है और अच्छी मेहनत करने की जरूरत है। एजुकेशन सब कुछ है। एजुकेशन से बहुत सारे अचीवमेंट ले सकते हैं हम। एजुकेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर बड़ी बड़ी सेलेब को देखे, बड़े बड़े पर्सन को, सक्सेसफुल लोगों को देखे, तो उन्होंने एजुकेशन से बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को स्किल्ड भी होना चाहिए। बिल्कुल। आप जब स्किल की बात करते हैं तो देखिएगा, एक तो होता है सब्जेक्ट का नॉलेज। सब्जेक्ट का नॉलेज तो हर किसी के पास होगा, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है ना। लेकिन उस सब्जेक्ट के अलावा उसके पास एक्स्ट्रा, है ना, नॉलेज होना जरूरी है। आज का समय कहीं ना कहीं जो है एआई का है या टेक्नोलॉजी का है ना। तो उस टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारे पास में जानकारी का होना बहुत जरूरी है। मैं एक जनरल एग्जांपल देना चाहता हूँ। कई बार कुछ जैसे कोई वैकेंसीज निकल गई या बच्चे कोई फॉर्म भरना है, अब बच्चा उस छोटी सी वेबसाइट तक विजिट नहीं कर पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है कि एग्जैक्ट वो वेबसाइट कौन सी है, कहाँ पे वो फॉर्म का लिंक है, उसका सिलेबस क्या है, वहां तक असेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि बच्चे को स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। मैं तो हर फील्ड में कहना चाहता हूँ और हर व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, आज के समय में लेबर भी स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं इजराइल में अभी पीछे एक वाकया हुआ था जहाँ पे एक वैकेंसी निकली थी और इंडिया से कुछ मजदूरों को वहां पे ले जाया गया था। तो उन्होंने वहां क्लियर कहा था कि हमें इस तरह की लेबर चाहिए जो स्किल्ड हो, यानी उन्हें स्पेसिफिक उस काम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, है ना। और साथ ही साथ और मल्टीपर्पज उनके पास में जो है जानकारी, वो एक से ज्यादा काम कर सकें, चाहे वो टिम्बर से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, है ना। तो हर फील्ड में मुझे लगता है व्यक्ति स्किल्ड हो, है ना, उसे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, हर फील्ड के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी भी है। मैं आज तक काफी लोगों से मिला, काफी सक्सेसफुल लोग थे काफी। तो उनसे देख, मतलब उन्हें उन्हें देख के मुझे उनसे बात करके ये लगा कि वो कहीं ना कहीं किसी एक फील्ड में स्पेशली प्रिपेयर है, पूरी तरह से वो एकदम सक्सेस है उस फील्ड के लिए, वो माने जाते एक मास्टर है पूरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी जो होती है वो कहाँ मैटर करती है। एक इंसान अगर मैच्योर होता है, या मैच्योर होने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सीखना पड़ता है लोगों से। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन को अपने जीवन के अंदर हर एक मोड़ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैच्योरिटी की मुझे लगता है कोई उम्र नहीं होती है। अगर किसी को ये लगता है कि कोई 18 साल का होगा या 20 का 25 का होगा तो उसको मैच्योर पर्सन कहेंगे, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है ना। और मैच्योरिटी कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। हर पर्सन अपने जीवन में लगातार सीखता है और कुछ न कुछ समय के साथ उसमें मैच्योरिटी आती है, हर एक एज में, है ना। चाहे उसकी उम्र 60 साल है, 50 है ना, ये मायने ही नहीं करते। तो मुझे लगता है चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, है ना, वो जब तक उसके अंदर सीखने की ललक है और वो नई नई चीजें सीखता है, नए नए आइडियाज इम्प्लीमेंट करता है ना, तब तक मुझे लगता है उसके अंदर ये जो मैच्योरिटी का मामला है ये भी चलता रहता है। तो और ये जरूरी भी है। आज सोशल मीडिया का जमाना का है। सोशल मीडिया पे हर एक एज से लेके, छोटे एज से लेके बच्चा, छोटी उम्र से लेके बड़े बड़े लोग तक सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए। तो अगर वो किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपने फील्ड के अपने फील्ड में पूरी तरह से वो एकदम कंप्लीट है, वो सक्सेस है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं होता है, फिर भी वो उन्हें जज करते हैं। जो ये जजमेंटल सोशल मीडिया का जमाना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये सोशल मीडिया की एक नेगेटिव पॉइंट है, या फिर देखिए, ऐसा है, हम किसी को सोशल मीडिया पे या किसी रील में, एक वीडियो में देख करके ही हम उसके बारे में बहुत कुछ
सोचने लग जाते हैं कि ये तो पर्सन अच्छा नहीं होगा, ये तो पक्का ही बेकार होगा, ये तो एरोगेंट होगा, है ना, ये तो किसी से बात भी नहीं करता होगा, अरे इसकी तो लाइफ स्टाइल इस तरह की है, ये वो, हम बहुत सारी चीजें जो है ना सोच के रख लेते हैं हर पर्सन के बारे में महज 1 मिनट में, है ना। मुझे लगता है कोई भी, चाहे वो टीचर हो, है ना, कोई भी फील्ड का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप सोशल मीडिया, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का है ना, हर व्यक्ति सोशल मीडिया से लिंक्ड है, तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हर एक उस पर्सन से जो सोशल मीडिया पे अभी है वर्तमान में, हम उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है एक तो जजमेंटल होना अच्छी बात है, लेकिन केवल व्यक्ति को सोशल मीडिया से जज करना मुझे लगता है ज्यादा अच्छा नहीं है ना। और दूसरी बड़ी बात है कि किसी के बारे में हम कोई भी विचार अगर बना भी रहे हैं, तो जब तक हम उससे मिले नहीं है, उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं, तो हो सकता है कि हमने जो सोच रखा है वो चीजें गलत भी हो। कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, हम वीडियोस में देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत एरोगेंट होगा, बात भी नहीं करता किसी से, है ना। और कई बार ऐसा लगता है कि हमारे फोन भी पिक नहीं करता है, लेकिन हम उस रियलिटी को नहीं समझते हैं कि वो बंदा कितना बिजी होगा बच्चों के साथ, क्लास में, अपने काम में। लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो पता चलता है अरे यार ये तो बहुत पोलाइट बंदा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, हम किसी से सोशल मीडिया से जब लिंक्ड है ना, तो एटलीस्ट उसके बारे में शुरुआत से ही नेगेटिव थॉट तो नहीं बनाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपने देखी अपनी जर्नी एक छोटे लेवल से लेके आज इस, माना जाए ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी ये पूरा भी नहीं हुआ, मान लो इससे आगे और बढ़ना है, लेकिन माना जाए एवरेज तो ये एक सक्सेस मानी जाती है। तो आपने वो सारी जर्नी देखी है अपनी लाइफ में, तो आपका जो चाइल्डहुड ड्रीम था, सबका एक ड्रीम होता है, क्या लगता था कि आपको, हाँ मैं आगे जाके इतना बड़ा एक चैनल, इतने बड़ा एक एजुकेशन हब बना लूंगा? देखिएगा, मैं मेरी पूरी जो स्टडी है वो एक गांव में ही हुई है, एक छोटा सा गांव। और जब अपन गांव की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छूट ही जाती है, हमें नहीं मिलती, है ना। वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरी 10th तक की स्टडी हुई, जहाँ पे हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वही मैथ पढ़ाते थे, वही साइंस पढ़ाते थे, वही इंग्लिश पढ़ाते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं 2002-2003 का जो दौर था, या मैं यूं कहूं 2002 से 2005-06 के दरमियान, उस समय इतनी टीम भी नहीं थी, फैकल्टीज नहीं थी, इतने स्कूल नहीं थे, ठीक है ना। तो उस समय जब हम स्टडी करते थे और जब मैंने 10th कर लिया, है ना, उस समय मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा। उस समय हमारे स्कूल के अंदर जिस बंदे ने टॉप किया था उसके 60% थे, जिसके जो पूरे क्लास में टॉप किया वो 60% वाला बंदा था, और वो आज आईआईटी के अंदर उसने बीटेक भी कर लिया है और कोई बहुत बड़ी कंपनी के अंदर है जहाँ उसका करोड़ों का पैकेज है। अच्छा। अब पीछे अभी आप कह रहे थे, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, है ना, उनका नाम है सुरेश शर्मा, ठीक है, मेरे साथ थे, मेरा क्लास में जो है 3री पोजीशन थी और उनकी फर्स्ट पोजीशन थी। अब आज वो इतने बड़े इंजीनियर है, एक बहुत बड़ी कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है ना। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, पीछे जो आपने क्वेश्चन किया था ना परसेंटेज वाला, अब उस बंदे के 60% थे, बताओ, है ना। तो इसका मतलब एक तो परसेंटेज कई बार बच्चों के कम बन जाते हैं और उन्हें लगता है अरे मैं तो फेल हो गया, मैं तो पीछे रह गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आगे बहुत संभावना है, बहुत मौके, बहुत अवसर है ना। हमें भी ऐसा लगता था, है ना, मेरे भी मतलब 60% ही थे, मतलब आप यूँ समझिएगा कि उस बच्चे के 60 पॉइंट कुछ थे और मेरे 60 थे, ठीक है ना, 10th के अंदर, ठीक है। अब उस समय हमारे अच्छे गुरुजन थे, कुछ टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि बेटा आपके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, आप सब बढ़िया हो, अच्छा हो, एक बार आपके पापा जी से मेरी बात करा दो। उन टीचर ने पिताजी से बात करी और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो साइंस है नहीं, बच्चे को आप साइंस दिलाओ, है ना। तो उस समय ये तो पता नहीं था कि भाई ये साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद और भी बहुत सारे फील्ड, उस समय एक ही था कि साइंस मतलब डॉक्टर, यही था, ठीक है ना। तो ये सोच करके हमने साइंस ले ली, बायो से पढ़ाई करी मैंने 11th 12th करने के बाद। उस समय ड्रीम यही था कि हाँ
हम उस समय पीएमटी हुआ करता था, नीट तो अब आया है। उस समय हमारे एआईपीएमटी अलग होता था और आरपीएमटी यानी राजस्थान का पीएमटी का एक अलग एग्जाम होता था। तो मैंने उस समय दोनों ही फॉर्म भरे थे और मैंने दोनों एग्जाम दिए भी, ठीक है ना। दोनों एग्जाम जब दिए, है ना, साल भर तैयारी करी, उसमें नहीं हुआ, है ना, कुछ नंबरों से पीछे रह गए। तो उसी समय उस दौर में जब बीएससी नर्सिंग को कोई जानता नहीं था, मैं बात बता रहा हूँ 2009 की। 2009 के अंदर मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैंने एक साल तैयारी करने के बाद ही ये डिसाइड कर दिया कि फील्ड तो अब चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो उस समय चूंकि इतना ज्यादा तो नहीं था कि घर वाले पैसा दे दे, कोचिंगों की बहुत ज्यादा फीस थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने तुरंत वहां पे डिसीजन लिया कि बीएससी नर्सिंग करते हैं। उस समय किसी अच्छे टीचर ने हमें ये बताया कि बेटा ये कोर्स भी है एक बीएससी नर्सिंग, अगर आप डॉक्टर नहीं बन रहे तो कोई नहीं, डॉक्टर के बराबर ही, है ना, उसी लेवल का एक कोर्स है, आप ये कर लो। मैंने उस समय फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया और मुझे पढ़ाने का उस समय भी बहुत शौक था। मैं अगर बताऊं ना, तो मेरा जैसे ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हुआ, मैं पहले साल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैं एक पास में एएनएम का कॉलेज था, है ना, और एक जीएनएम का कॉलेज था, वहां मैं बच्चों को पढ़ाता था। उस समय भी जब मेरी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर चल रही थी, मैं उस समय भी पढ़ाता था, मेरा शौक था पढ़ाना। और वास्तव में ऐसा ही हुआ, मैंने कुछ महीने हॉस्पिटल ड्यूटी भी की, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार मैं आपके सामने एक टीचर के तौर पर हूँ। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक अच्छा टीचर बनने का हमेशा प्रयास करता हूँ, ठीक है। और अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना, जीवन में बहुत सारी चीजें बच्चों से सीखने को मिलती है, बहुत सारी हमारे बहुत सारे ऐसे गुरुजन हैं, उनसे सीखने को मिलती है। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो मुझे लगता है पहले ड्रीम कुछ और था, ठीक है ना, और ड्रीम समय के साथ पता नहीं क्यों बदल जाता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे बच्चों के साथ भी होता होगा, है ना। कई बार हम टारगेट तो ये सेट करते हैं कि भाई मुझे नीट ही क्रैक करना है, लेकिन वो नहीं तो कम से कम उसके आसपास का कोई ना कोई आपको जो है कोर्स या जॉब मिल ही जाएगा। तब कुछ लोग कहते हैं ना कि सपने बड़े देखिएगा, है ना, तो सपने अगर आप थोड़े बड़े देखोगे ना, तो उसके आसपास का कोई अच्छा आपको फील्ड तो मिल ही जाएगा। कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हमने उस समय ठान लिया था, तय कर लिया था कि जाना तो मेडिकल फील्ड में है, ठीक है ना। लेकिन चलो, नीट में नहीं हुआ तो पीएमटी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम नर्सिंग फील्ड में आए। और लेकिन हाँ, उस समय ये ड्रीम जरूर था, जैसे ही हम थोड़ा समझने लग गए तो वो ये था कि अब एक अच्छा टीचर बनना है, नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाना है, और वहां से चलते 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 अब नर्सिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है, इतना तो मैं कहना चाहूंगा। तो विजय सर ने मतलब एक सपना पूरा करने के लिए पैशंस, डिसिप्लिन और प्रिजुरेस होता है जो, तो लोगों को हमेशा देखना चाहिए, सपने हमेशा जागते रहने चाहिए, उनको जीना चाहिए और तपस्या कंटिन्यू रखनी चाहिए। कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर ड्रीम पूरा हो जाता है। आप आज वो टीचर है जो आपने शायद नहीं सोचा होगा। देखिए बिल्कुल, देखो, एक बच्चा जब स्कूली दौर में होता है, मैं भी जब स्कूली दौर में था, ठीक है ना, उस समय तो रियल में ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। और उस समय मेरे घर से स्कूल 4 किलोमीटर थी, हम 4 किलोमीटर पैदल जाते थे और पैदल आते थे, है ना। और ये केवल मेरी जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे मेरे हम उम्र के होंगे, है ना, उन्होंने भी इतनी मतलब परेशानी में जो है 10th 12th की होगी, है ना। क्योंकि मैं जब बात 2005 के आसपास की कर रहा हूँ, 2002 के आसपास की कर रहा हूँ, तब कहाँ प्राइवेट स्कूल तो था ही नहीं हमारे यहाँ, तो स्पेशली गांव में नहीं था, शहरों में बहुत था, ठीक है ना। तो इसलिए उस समय जब सोचते थे तो माइंड में 10th तक का था, और जब 10th कर लिया तो 12th तक का। लेकिन 12th तक आने के बाद में धीरे धीरे दिशा और दशा बदलने लगी, लेकिन सपने उस समय बड़े थे। ये जरूर संकल्प था कि मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। तो सपने बड़े देखते हो तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। बस एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। बस बीच में रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, हौसला हारना नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होंगे,
कुछ आपके जीवन में जो है सकारात्मक उत्प्रेरक होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, बहुत सारे लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन बस आप तो आगे बढ़ते जाना, खूब पढ़ते जाना, सफल जरूर हो जाओगे। किसी ने कहा है ना कि सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल जरूर जाती है। तो उस एक दिन का इंतजार करना है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार बच्चे को ये लगता है कि अब बहुत हो गया है ना, बहुत तैयारी कर ली, अब मेरे से नहीं होगा। और जब आपको ये लगेगा ना कि अब बहुत हो गया, अब मैं और आगे नहीं पढ़ सकता, तो आप ये सोच लेना कि महज उसके एक कदम आगे आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, आप बस पहुंचने ही वाले हैं उस टारगेट तक। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हिम्मत हार लेना कोई अच्छी बात नहीं है। होंगे कुछ लोग जो आपको सपोर्ट नहीं भी करेंगे, होंगे कुछ लोग जो थोड़ी बहुत नेगेटिव बातों में आकर के आपका मोरल डाउन कर देंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है उन लोगों पे ध्यान दिए बगैर आप अपने सपने को खुली आंखों से, जो सपना आप देख रहे हो उसे पूरा करने के लिए, है ना। किसी ने कहा है ना कि जो है सपने जो है वो जागते हुए देखने चाहिए। नींद वाले जो सपने हैं वो सुबह होते होते जो है बिखर जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं खुली आंखों से दिन में देखे गए सपने और उन सपनों को पूरा करने के लिए कई रातें आपको इन आंखों से निकालनी पड़ेगी, तब आप सफल हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। कॉन्फिडेंस होता है एक अपने आप में, तो उसी को लेके एक लाइन याद है मुझे कि छुप छुप अश्रु बहाने वाले, व्यर्थ मोती लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो ड्रीम्स हमेशा जिंदा रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू किसी चीज में आप काम कर रहे हैं, उसको लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जाके ड्रीम्स में काम आता है, वो ड्रीम पूरा होता जरूर है। जैसे आपने मुझे लगता है एक छोटे से रूम से उस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। हाँ, वो एक यूट्यूब चैनल था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आगे जाके इतना ग्रो करेगा चैनल, और उसके बाद हम एक एजुकेशन हब टाइप बना लेंगे जो शायद काफी स्टेट में, एक 5-6 स्टेट में। जी, ऐसा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब हमने 2021 में शुरुआत की, जब कोविड का लॉकडाउन हट रहा था, उस समय 40 किलोमीटर बाइक पे आना और जाना और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करना, उस समय शुरुआत में बस माइंड में ये था कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो हमारा लाइव स्टार्ट हो जाएगा, हम लाइव पढ़ा पाएंगे। उस समय का मेरे माइंड में ये था यूट्यूब की जर्नी में। और जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, वॉच टाइम पूरा हुआ, ठीक है ना, तब जाके हम बच्चों के लिए कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी करने लगे, क्वेश्चन डालने लग गए, है ना, लाइव पढ़ाने लगे। तो लाइव में बच्चों के कमेंट आने लगे, बच्चे क्वेश्चन पूछने लगे, है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस समय ये नहीं सोचा था, उस समय कोई ये कहता था कि तुम्हारे 10,000 हो जाएंगे, 10,000 बच्चे जुड़ जाएंगे, तो हमें वो मजाक लगता था कि भाई क्यों मजाक कर रहा है फालतू में, ठीक है ना। और फिर जब 10,000 बच्चे जुड़ चुके थे, तो फिर ये लगता था कि हाँ ठीक है। फिर अचानक एक दौर आया जब 50,000 बच्चे जुड़ गए, और मतलब वो इतना स्पीड में हुआ ना, मुझे लगता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में जब बात आएगी तो उसमें विजय एजुकेशन भी है ना। क्योंकि और नर्सिंग फील्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है विजय एजुकेशन, जो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ के बिल्कुल गरीब और किसान परिवार के जो बेटे बेटियां हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो किस तरह से समय बदलता है ना। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, अपने कार्य के प्रति लगन है और ईमानदारी है अपने काम में, तो 100% आप तो सफल होंगे ही होंगे, लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको आप रोजगार भी दे पाएंगे। और आज ये विजय एजुकेशन कर रहा है, विजय परिवार की वजह से आज 50 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार चलते हैं, ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, जिनके पास फीस नहीं है देने के लिए, लाखों रुपए जो कोचिंगों में नहीं दे सकते, आज वो विजय परिवार में फ्री पढ़ करके या एक नाम मात्र के चार्ज में पढ़ के और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सब कुछ बच्चों की वजह से हो पाया, नहीं तो वो 1000 से लेकर के और 11 लाख की जर्नी और महज इस
4 साल के ऑनलाइन के इस पूरे फील्ड में इतना मुमकिन नहीं होता, इतना जल्दी होना सब कुछ, है ना। तो ये सब कुछ इन बच्चों की वजह से हुआ, इनके प्यार की वजह से हुआ, और पूरा हमने ईमानदारी से काम किया, मुझे लगता है इसकी वजह से हुआ। काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने छोटे यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने फिर आगे जाके बड़े कोचिंग ओपन्स किए, काफ़ी इंडिया में वो फेमस है। तो उन्होंने अब शायद पढ़ाना बंद कर दिया बच्चों को, लेकिन जो एडमिशन्स होते हैं, जो जब बच्चे आते हैं तो शायद उन्हीं के नाम के पीछे आते हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस भी हो सकता है, अगर ऐसी सोच रखे कि हम यूट्यूब चैनल से पढ़ा के या एक कोचिंग खोल के एक आगे जाके हम अगर बड़े बिजनेस के बारे में सोचे, तो ये थिंकिंग भी हो सकती है एक। बिल्कुल, और ये आप सही भी कह रहे हैं। आज देखो, मैं इसमें दोनों ही तरह के जवाब देना चाहूंगा, है ना। एक तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा व्यापार में बदल चुका है ना। और आज कहीं ना कहीं जिस तरह से एक मॉल होता है, एक दुकान होती है, उस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं कोचिंगों के साथ आ चुकी है, जहाँ पे जो है मतलब फीसें इतनी ज्यादा हो चुकी है कि शायद ऐसा लगता है कि ये शिक्षा उन लोगों के लिए है, और गरीब परिवार के बच्चे के लिए है ही नहीं। अगर मैं आज जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में एक सामान्य जो किसान है, उनके पूरे साल की इनकम 2 लाख, मैक्सिमम आप 3 लाख मान लें, इतने इनकम है उनके पूरे परिवार की। ठीक है। अब उस 2 लाख 3 लाख के इनकम में उनके जैसे 2 बच्चे हैं, और वो उनको तैयारी करवाना चाह रहे हैं, मान लो एक कोचिंग के अंदर यूपीएससी की या नीट की करवाना चाह रहे हैं, वो नहीं करवा सकते। ठीक है ना, क्योंकि आज इतनी ज्यादा फीस हो गई है। ठीक है, उन लोगों ने एक तरह का बिजनेस बना लिया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन कारगर तो है, ऑनलाइन बच्चों को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन सभी की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, हर कोई ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकता, है ना। और इसका दूसरा पहलू ये है कि इसी इतनी बड़ी बड़ी फीस, और ऑनलाइन में भी कुछ ऐसे कोचिंग है जिनकी तो इतनी ज्यादा फीस है, मुझे लगता है इस पे भी कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। ठीक है ना, थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है। ठीक है ना। और एक तो क्या है कि सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं फीस रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है ना। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान किसको होता है? शहर वालों को तो होता नहीं है, नुकसान होता है गांव में बैठे हुए बच्चों को, है ना। वो जहाँ है वही है, उनका जीवन स्तर वही है ना। तो कहीं ना कहीं मौका बच्चे को तभी मिलेगा जब शिक्षा बहुत आसानी से अवेलेबल होगी, है ना। और बिल्कुल एक कोचिंग माफिया साइड में चल रहा है, ऑफलाइन फील्ड में भी, ऑनलाइन फील्ड में भी। जो वो इतने बड़े बड़े मतलब कोचिंग के इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े वो प्लेटफॉर्म है, उनकी इतनी बड़ी टीम है कि वो छोटे जो टीचर होते हैं ना, जो अकेला टीचर जैसे कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, उनको तो वो सीधा ही कहा जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे जिन्होंने प्रयास किया होगा, है ना, अपनी तरफ से कोशिश करी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो छिप जाते हैं उन बड़े नामों के पीछे। ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल हो रहा है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों हजारों करोड़ की, उनमें होड़ लगी हुई है आपस में। ठीक है ना। तो बच्चों की भी उम्मीद तो रहती ही है कि हमें एक ऐसा संस्थान मिले, एक ऐसा परिवार मिले जहाँ अच्छे टीचर मिले, कम फीस में हमें पढ़ने को मिले। एक गांव का बच्चा तो ये सोचता है ना। तो ये तो हो ही रहा है, और हम सब देख भी रहे हैं। नहीं, आप जब यूट्यूब पे पढ़ाते थे तब किसी ने हायर नहीं किया था, कॉल नहीं किया था कि हमारी कोचिंग में आ जाओ पढ़ाने के लिए? बिल्कुल, मैं इस क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा आपको, लेकिन इससे पहले आप ये भी कह रहे थे कि जो टीचर वाली बात है, कि आपने ये पूछा मेरे को कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग होते हैं, है ना, जो किसी एक टीचर के नाम के पीछे बच्चों को बुलाते हैं, है ना, और फिर अंदर जब बच्चे आते हैं तो फिर वो टीचर उनको मिलता ही नहीं। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा होता है आज के समय में, है ना। ये बहुत ही ज्यादा होता है, ये ऑफलाइन में भी हो रहा है, ऑनलाइन में भी हो रहा है। बच्चे किसी एक टीचर के नाम के पीछे जाते हैं और पता चलता है कि वो टीचर तो उनके बैच में पढ़ा ही नहीं रहा। इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग की बात कर रहा हूं। मैं, और यूपीएससी फील्ड की भी, यूपीएससी की भी, जिनकी 2-2 लाख रुपए फीस है, वहां पे भी ऐसा ही है। बच्चे एक चेहरे के पीछे ही आते हैं, लेकिन वो चेहरा उन्हें क्लास में नहीं मिलता है। नीट में भी ऐसा ही है। ठीक है कि नहीं है। तो देखो, अगर अच्छी टीम वहां हो तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में उस लेवल की फैकल्टी नहीं मिलती है, तो फिर बच्चा अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो करता ही है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये तो है, इसके दोनों ही पहलू है। तो कहीं कहीं तो ऐसी स्थितियां हैं जहाँ टीचर जिस नाम के पीछे बच्चे आए हैं, ठीक है ना, लेकिन बच्चों को अगर वो नाम नहीं भी मिलता है, वो टीचर नहीं मिलता है, तो कोई ना कोई दूसरे अच्छे टीचर अंदर मिल जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर बच्चों के साथ चीटिंग भी हो जाती है, ये तो है, ये मैं मानता हूँ। और अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सर आपके पास में कोई ऐसा ऑफर नहीं आया होगा क्या? बिल्कुल आया था, और एक बार नहीं कई बार आया था, अब भी आ रहे हैं। ठीक है ना? कोलैबोरेशन। बिल्कुल। ठीक है ना? और इंडिया की जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है ना, ऑनलाइन फील्ड में, है ना, और भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड की कोचिंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन की, उन्होंने अनेकों बार कांटेक्ट किया, हमारे से बात करी, लेकिन मेरे जितने भी मित्र है, अच्छे जो टीचर है, सब ने मुझे यही बात बोली थी कि सर अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए तो वो बहुत बड़ी मछली है ना, वो आप लोगों को तो खा ही जाएगी। और फिर जो बच्चे आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, या जो गरीब परिवार के बेटे और बेटियां हैं जिनको आप फ्री में पढ़ा रहे हो या महीने के 150 रुपए लेके पढ़ा रहे हो, फिर आप ये नहीं कर पाओगे। अच्छा। है ना? तो कहीं ना, और ये चीज हम सब समझते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन तो गांव से आने वाले लोग हैं, अपनी इतनी ज्यादा जरूरतें भी नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि मैंने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, ठीक है ना, और मैंने सीधा सीधा उनको मना किया। और इसलिए आज जैसा हम चाह रहे हैं वैसे एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, है ना। बच्चे जैसे डिमांड कर रहे हैं, बच्चों ने कॉल कर दिया कि सर फीस नहीं है, ठीक है, तो हम उन्हें फ्री में पढ़ा रहे हैं। बच्चे ने, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, एक वाक्य बताना चाहता हूँ। यूपी के प्रयागराज के एक गार्जियन, 6 महीने पहले की बात कह रहा हूँ, उनके हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है ना। अच्छा। और उनके पास में चूंकि वो बंदा खुद कोई काम नहीं कर सकता, अच्छा। हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था, सर्जरी हो चुकी थी, है ना, जमीन नहीं उनके पास खेती के लिए कुछ, है ना। उनकी बेटी हमारे से बीएससी नर्सिंग की तैयारी करती थी, ठीक है। अब वो तैयारी कर रही थी, और जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों से एकदम मतलब एक फेमिलियर माहौल बना के रखते हैं बच्चे, ताकि डिप्रेस ना हो। मेरा हमेशा प्रयास रहा है, मेरी क्लास के अंदर हो चाहे हमारी और फैकल्टी हो, हमने हमेशा एक लाइन बरकरार रखी है कि बच्चों को कैसे भी करके मोटिवेटेड रखना है, डिप्रेस होने से रोकना है, ठीक है ना। और तो उस माहौल में हम लोग पढ़ाते हैं। तो उनकी जो बेटी थी, बेटी ने कहा कि पापा विजय सर जो है सपोर्ट कर सकते हैं अपने को। तो पापा ने ये बात सुन ली, है ना। पिताजी घर पे बताए बिना ही सीधा रेलवे स्टेशन आकर के फोन करते हैं कि मैं यहाँ आ गया हूँ, सर से मिलना है। तभी क्या हुआ, उसी सेम डे उस बच्ची का भी फोन आया कि सर मेरे पिताजी तो घर से निकल गए हैं, और एक दो दिन पहले वो ये बात भी कर रहे थे आपके बारे में, तो पक्का वो वहां आए होंगे, ठीक है ना। लेकिन उनका हेल्थ का इश्यू है, तो आप थोड़ा संभालना, ठीक है। तो वो मैंने स्टाफ भेजा सामने, वो यहाँ पर आए, है ना, प्रयागराज से यहाँ पे प्रयागराज से यहाँ पे आ गए, और हमें बताया नहीं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है ना, ठीक है, तब व्यक्ति वो टूट जाता है, क्योंकि एक पिता के कंधे पर उन बेटियों की जिम्मेदारी होती है। और जब कोई रास्ते नहीं दिखते ना, तो उसे जो भी अपना लगता है, जिस पे भरोसा होता है, वो कहीं ना कहीं उसके पास जाता ही जाता है। तो वो आए यहाँ पर, तो वो आए, तब मुझे पता चल गया कि कोई ना कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, समस्या है। मैंने उनसे बात की, वो आए, तो मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा था, मैंने उनको यूट्यूब पे लाइव भी लिया, बच्चों को भी बताया कि ये प्रयागराज से हैं, गार्जियन है, और यहाँ आ गए, और हजारों किलोमीटर यात्रा करके आ गए। फिर मैंने उस बेटी की 4 साल की बीएससी नर्सिंग की जो फीस है, मैं अभी भर रहा हूँ, पर ईयर में ही फीस भर रहा हूँ, और उनका हेल्थ का इश्यू है। जब वो चल करके यहाँ तक आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है इस तरह की बेटियों को कहीं ना कहीं पढ़ाने का। और ऐसी अनगिनत बच्चियां हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, पूरे साल भर पढ़ाते हैं, ठीक है। उनको स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाते हैं, है ना। स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो सपोर्ट करते हैं, हर संभव बुक्स प्रोवाइड करना हो, आगे की पढ़ाई के लिए कोर्सेज देते हैं, है ना। क्योंकि मुझे जो है
इस विजय परिवार को कोई बहुत बड़ी कंपनी बनाना है नहीं। मैं ये चाहता हूँ अपन इस जिस ग्रामीण तबके से आते हैं और यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं उनको अपन लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई और समझे या ना समझे, ठीक है ना। जो बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े एसी के रूम में बैठे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि वास्तव में गांव में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ये रियल में उनको नहीं पता, इसलिए वो वहां बैठे बैठे डिसाइड करते हैं सब लोग, ठीक है ना। और अपन इस गांव के अंदर बैठे अपने को तो पता है कि वास्तव में एक बच्चे के लिए, एक परिवार के लिए, और जब मैं यूपी की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, ठीक है, वहां पर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ठीक है ना, जिनको वास्तव में दिक्कतें हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है। और इसलिए हमने हमेशा विजय एजुकेशन के अंदर यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, इन राज्यों को केंद्र में रख करके ही हमने ऑनलाइन बैच लॉन्च किए हैं, ताकि वो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ पाए, वो बढ़िया तरह से पढ़ पाए। साथ ही साथ राजस्थान और हरियाणा के जो गांव के बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, ये सारी चीजें सोच करके और हम काम कर रहे हैं, बहुत बच्चों को मदद कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं आपसे सर। कुछ विजय सर की भी पर्सनल लाइफ होती है, क्योंकि जो आपको हमेशा लाइव क्लासेज में पढ़ाते हुए दिखते हैं, जो इस इतनी बड़ी कोचिंग के अगर फाउंडर हैं, तो उनकी भी कुछ पर्सनल लाइफ्स होगी। तो सर मैं आपसे पूछूंगा कि सोसाइटी में मान सम्मान तो बहुत मिलता होगा। देखो ऐसा है, फोन बहुत आते हैं मेरे पास, है ना, लेकिन मैं मोस्टली वहां पे जाता हूँ जहाँ मेरे पास स्कूल से फोन आते हैं, स्कूल या कॉलेज से। और हमारे इधर आसपास की बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर मैंने प्रयास किया है हर संभव जितनी मैं मदद कर सकता हूँ बच्चों को पढ़ाने के मामले में, मोटिवेट करने के मामले में, कैरियर गाइडेंस के मामले में मैं जाता हूँ। और भी हमारे बहुत मित्र साथी हैं जो बुलाते हैं, जब जब मैं बिल्कुल जाता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन व्यस्तता इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि पूरे दिन भर ऑनलाइन क्लास लेनी होती है ना। फिर बच्चों के कॉल भी, कई बार बच्चों से बात करनी होती है, अलग अलग राज्यों में काउंसलिंग चल रही होती है, कभी कहीं फॉर्म आ जाता है। तुम, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ सर, बात बड़ी ये है कि मैं चाहता तो मैं भी यहाँ पे फैकल्टी रख लेता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना बेहतरीन मैं पढ़ा सकूंगा, मैं जितना अच्छी तरह से बच्चों से कनेक्ट होकर के मेहनत कर पाऊंगा, है ना, शायद कोई टीम आएगी तो वो बच्चों की भावनाओं को इतना अच्छी तरह से ना समझ पाए, है ना। वो मेरे से अच्छे पढ़ाने वाले भी बहुत गुरुजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों से जितना बेहतरीन कनेक्ट हो सकता हूँ और जितना एकदम मन से एक ऑनेस्टली चीजों को जितना एक्सप्लेन करते हुए, हर एक चीजें बताते हुए समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस विजय एजुकेशन पर इन बच्चों को लगातार इसी तरह से बायो सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ाता ही रहूंगा जी। तो होता है ना कि सबको लगता है कि अब अगर सक्सेस हो गया तो स्ट्रगल खत्म हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बारे में कि आपको तब पूछा जाता है, किसी भी इंसान को आपको तब पूछा जाता है जब आपके ऊपर वाला मना कर दे। तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो, जितना जल्दी रियलाइज कर सके उतना ही अच्छा होता है, बिकॉज द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू, यू हैव रीच आउट यू, ओनली यू हैव फाइंड अ अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। तो सेक्रीफाइस और स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होते किसी इंसान के लाइफ, क्योंकि जिस दिन अगर आप सेक्रीफाइस करना छोड़ देंगे, जिस दिन आप स्ट्रगल छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और वो जितना अचीव किया आपने वो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जितना जल्दी इंसान जितना ज़्यादा ऊंचा जाता है, तो होता है, प्रकृति का रूल है, नेचर है कि आप उतने भी डाउन जल्दी आ सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ इस चीज को कि कई बार एक इंसान में इस तरह की भावना भी होती है ना। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये चाहता है कि बस मैं किसी भी तरह से मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंचूं, और वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर भी वो औरों से टूटता जाता है, ठीक है ना। वो कई बार कुछ लोग होते हैं, है ना, जैसे उनके पास पैसे आने लगेंगे, ठीक है ना, जैसे वो खुद को बड़ा फील करने लगेंगे, औरों से खुद को अलग फील करवाने लगेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं वही चीजें उसके
डाउन होने का सबसे बड़ा कारण बनती है। मुझे लगता है हर व्यक्ति को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, जैसे आप पहले थे और जैसे रियल है वो रियल बन के रहना चाहिए। मैं आज भी इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, हाँ। है ना, पूरे दिन भर क्लास लेता हूँ, बच्चों से कनेक्ट रहता हूँ, रात को कई बार 2-2 बजे सोते हैं, 2:30 बजे सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं वापस, ठीक है ना। कई बार मुझे गांव के लोग भी उलाना देते हैं कि सर हमारे शादी का फंक्शन था, आप क्यों नहीं आए, है ना। पिछले 2-3 साल से जब इस ऑनलाइन फील्ड में आए हैं, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो बड़े आराम से चला जाता था, है ना। अब नहीं जा पाता हूँ, बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस नाराजगी, वो नाराजगी मुझे लगता है एक व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन अगर मैं क्लास नहीं लेता तो हजारों बच्चे नाराज होते, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मैं क्लास लेता हूँ तो उन बच्चों को फायदा होता है, उनका जो है फायदा हो रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है कि व्यक्ति को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और समय के साथ आप बदलें जरूर, लेकिन वो बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप औरों को तो बस कुछ ना माने कि अरे मैं ही सब कुछ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। जो मैं या जिसे हम अहम कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति का, है ना। हमेशा नॉर्मल रहो, जितना रियल रहो इतनी अच्छी बात है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, एटीट्यूड होता है वो डाउन होने का सबसे मेन कॉज होता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे, आप किसी चीज़ का एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं और आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, अगर ज्ञान की बात करें, ज्ञान अर्जन में, तो उसके बाद अगर आप एटीट्यूड रखते हैं कि हाँ मेरे पास ज्ञान का अहंकार है, मतलब मैंने ये इतना पढ़ा है, तो वो भी मुझे लगता है कि नेगेटिव फैक्टर है, वो भी इंसान को नीचे हिलाता है, वो एक मॉरल होता है। तो इंसान को डाउन टू अर्थ तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल, आप ये सही भी कह रहे हो। और हर एक व्यक्ति को, है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन उसे हमेशा अपनों से, जो अपने लोग हैं जिनकी वजह से वो वहां तक पहुंचा है, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही होती है कि जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, पीछे जिन्होंने सपोर्ट की है, जो इसकी जड़ है, जो रूट है, उसको ही वो काटता जाता है ना। और इसलिए फिर वो एकदम से इतना ऊपर से गिरता है नीचे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है हर आदमी को पोलाइट होना जरूरी है। आज का समय ऐसा है जहाँ पे लोग मतलब खुद को इतना बिजी कर चुके हैं, इतना बिजी कर चुके हैं, और इतना अलग थलग कर चुके हैं ना अपनों से, तो वो भी ठीक नहीं है ना। कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी जरूरी है हर किसी के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में, है ना। उन तमाम बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी टीम लाके रख दूं और मैं बच्चों से बात ही ना करूं, उन्हें गाइड ही ना करूं, टेकल ही ना करूं, तो इस विजय एजुकेशन का महत्व ही खत्म हो जाएगा उस दिन। तो आप भी कभी डिमोटिवेट होते, कभी ऐसा मतलब अकेलापन फील होता है आपको, अकेले पड़ जाते हैं किसी चीज को लेके, या मोरल डाउन हो जाता है? देखो सर, मैं अगर बताऊं तो रियलिटी ये है कि मुझे ये बच्चे कभी फ्री छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। सुबह जल्दी कॉल आने शुरू हो जाते हैं, सर ये फॉर्म आ गया, आप लाइव क्यों नहीं आए, ये काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, सर आप लाइव क्यों नहीं आए, ठीक है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं, और उस समय इन बच्चों का जो प्यार है, अभी अगर मैं बात करूं तो अभी रिजल्ट आए थे पूरे इंडिया के अंदर, हमारे बच्चे ने AIR 1 हासिल करी नर्सिंग कैटेगरी में। उत्तराखंड का रिजल्ट मैच कल ही आया था, है ना। उसमें एक बेटी है, उसकी फर्स्ट रैंक आई। तो इस तरह से जब बच्चे टॉप करते हैं, या जब बच्चों के सिलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो छोटी मोटी अगर ऐसी कुछ चीजें माइंड में होती है ना, तो मैं रियल बताऊं तो वो पता नहीं कहाँ चली जाती है ना। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दिक्कतें जरूर होती होगी, ठीक है ना। परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती जरूर है ना। लेकिन मुझे लगता है अगर हम पॉजिटिव रहें, एकदम सकारात्मक ढंग से उसका सॉल्यूशन निकालें, तो सॉल्यूशन निकल भी सकता है। बस उस समय नेगेटिविटी से दूर रहना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, परेशानियां तो हर एक जीवन में आती है, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है, ठीक है कि नहीं है। और आनी भी चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डिमोटिवेटेड हो गया, है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसे लगता है अरे यार अब जीना ही मतलब बेकार है, कुछ ऐसा लगने लगता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, ये सोचना, ठीक है ना। फुली मोटिवेटेड रहो,
आगे बढ़ो, खूब खुश रहो, ठीक है ना। हर एक छोटी छोटी चीज जो आपके पास में है, आप ये सोचो कि यार ये चीजें मेरे पास में है ना, उसके पास में नहीं है। उन लोगों से कंपेयर करो ना जिनके पास जो चीजें आज आपके पास है, वो बहुत से लोगों के पास तो है ही नहीं। बहुत से लोगों का तो सपना है, बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत से लोगों का ड्रीम है जो आज आपके पास चीजें जो हैं, आप जी रहे ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कई बार हम हमारे से ऊपर वाले से कंपेयर करके हैं। खुद को दुखी कर रहे हैं, वो सही नहीं है। हुँ, आपसे ऊपर का कोई भी है ना, तो आप उससे स्पर्धा कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, एक फेयर कंपटीशन, हुँ। ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों से जो है अपने मोरल को डाउन ना करें। आपको देखते हुए मुझे एक नूर बिहारी जी की एक बड़ी सुंदर लाइन याद आ रही है कि इतने हिस्सों में बँट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। मतलब आप सुबह से लेके शाम तक फैमिली को साइड में रखते हुए स्टूडेंट्स में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, एक फैमिली है ये हमारी। तो आप एक बायोलॉजी के टीचर हैं, तो मैं लास्ट ऑफ थिंग आपसे कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछा जो इन जनरली सबको जानना ज़रूरी है। वो हिडन रखे जाते हैं सोसाइटी में। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जो एबोशन पिल होती है, वो पर्दे के पीछे माना जाए तो डार्क साइड में बहुत लोग यूज़ करते हैं आज की युवा जनरेशन। तो कितनी सही है और कितनी गलत है? ऐसा है कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हाँ, है ना, यस। जिसमें बहुत कुछ लीगल है, बहुत कुछ अनलीगल है। मुझे ऐसा लगता है कि युवा जितने भी युवा भाई बहन हैं मेरे, कहीं ना कहीं मैं उनको कहना चाहता हूँ, हाँ, ठीक है ना, कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है, क्योंकि हर एक काम का एक समय होता है, हुँ, एक टाइम होता हुँ, है ना। जिंदगी के अंदर जो अभी अभी आपके पास जो समय है वो आपके सपनों को पूरा करने का हुँ, है ना, तो वो करिएगा। जब आप बात करते हो अबॉर्शन पिल की, हाँ, है ना, तो मुझे लगता है कि इन चीजों से तमाम जो युवा जनरेशन है, उन्हें जितना वो खुद को दूर रख सकें उतना दूर रखना चाहिए, हुँ, ठीक है ना। मैं तो यही कहूंगा। और बाकी बच्चों को कहीं ना कहीं जिसे हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं, हुँ, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी हुँ, है ना। और हर एक काम की एक सीमा रेखा होती है, एक बाउंड्री होती है, हाँ, उसको मुझे लगता है कभी लांघना नहीं चाहिए, हुँ, ठीक है ना। क्योंकि बेटा आज आप जहां पर भी हैं, हुँ, है ना, आपकी ये पूरी जो इमारत है हुँ, वो आपके मम्मी और पापा के खून पसीने की मेहनत से बनाई गई है। हाँ, आपका एक कदम उनको कितना परेशान कर सकता है, हुँ, उन आपके छोटे भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, है ना। हम कई बार ऐसे वीडियोस देखते हैं ना, हुँ, है ना, तो जिसमें कई बार कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, कई बार कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं, हुँ, है ना। तो मुझे लगता है कई बार बच्चे हैं बहक जाते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातें सुन करके, या कोई किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया और इन चीज़ों की वजह से। तो हुँ, मुझे लगता है बहुत डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है, हुँ, समय की माँग है। मेरा तमाम बेटियों से, तमाम बेटों से, पूरी युवा जनरेशन से निवेदन हाँ, है ना? जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी आपके लाइफ में, बहुत सफलताएँ आएगी, बहुत सारे आपके ड्रीम हैं, उनसे भी बढ़ कर के आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो हुँ, इसलिए ज़िंदगी में इस तरह की गलतियाँ भी नहीं करनी है, और ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ना? इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ऐसे पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन कि आपके बारे में सबसे मोस्ट रॉन्ग अंडरस्टूड चीज़ क्या है? क्या सोचते हैं लोग? कुछ ऐसी चीज़ें होती है लोगों के मन में कि हाँ, अ, ये विजय सर इस टाइप से हैं, अब इतने बड़े हो गए, जो भी है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा वो चीज़ कौन-सी है? देखो ये होता है ना कि देखो हर कोई व्यक्ति, अभी जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे हुँ, कि वीडियो से और एक रील से जज करते हैं, हाँ, तो उस समय हो सकता है कोई ये भी जज कर रहा हो राइट, कि अरे पता नहीं ये कैसे होंगे, इतने बड़े हो गए, हमारे से बात भी करेंगे कि नहीं करेंगे, हुँ, है ना। तो इस तरह की नेगेटिविटी आ ही जाती है, मुझे लगता है। हाँ, उसमें हो सकता है वो व्यक्ति भी गलत ना हो, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आप किसी को भी जज करें, हुँ, है ना, तो थोड़ा पॉजिटिव पहलू लेकर के करें, हुँ, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि
लाखों ऐसे बच्चे हैं, लाखों ऐसे बेटे बेटियां हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लगे पड़े हैं उन बच्चों के लिए, है ना। तो बस मैं यही कहूंगा कि हम तो ईमानदारी से लगे पड़े हैं, ठीक है ना, अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, दमदार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बस यही चीजें कहूंगा यहाँ पे। तो यार सर, ये पॉडकास्ट अभी यही था। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। आरएमएस की पूरी टीम को मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और इसके बाद एक और कुछ ऐसे टॉपिक है जो सारे एक पॉडकास्ट के अंदर कवर नहीं किए जा सकते, तो और काफ़ी लेंथी भी हो जाता है। तो अगर आप स्टे ट्यून रहते हैं हमारे साथ, तो एक और पॉडकास्ट आएगा विजय सर के साथ, जिसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग, और कुछ विजय सर की पर्सनल लाइफ, और कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे जवाब जो आपको नहीं बताए। तो विजय सर के साथ एक बार और पॉडकास्ट के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो रमेश जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप पॉडकास्ट के माध्यम से अलग अलग व्यक्तित्व को लेके आ रहे हैं। हाँ। और मैंने एक चीज देखी है, आप बच्चों के करियर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के आप सारी वही चीजें पूछ रहे हैं। जनरली कई बार क्या होता है, हम पॉलिटिकल डिस्कशन करने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक टीचर के सामने, है ना, या जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके लिए वो है भी नहीं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आपने रखी है ना। जब एक टीचर सामने हो तो उनसे इसी तरह की बातें होनी चाहिए, और मुझे अच्छा लगा। और मैं सब बच्चों को भी कहना चाहूंगा बेटा कि ये जो द RMS शो, ये जो YouTube चैनल है ना, ये कहीं ना कहीं इनकी टीम की एक मेहनत है। इन्होंने एक प्रयास शुरू किया है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों आप सपोर्ट करिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये और बेहतरीन अच्छी अच्छी जो पॉडकास्ट है वो लेके आए। हम एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे, है ना, जिसमें जो है विजय सर कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, जो पर्सनल लाइफ है, जैसा कि सर ने कहा अभी, इसलिए आज मैंने मना भी कर दिया था। मैंने कहा हम ये नेक्स्ट टाइम शूट करेंगे, अभी केवल बच्चों के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरा निवेदन है। और धन्यवाद, धन्यवाद पूरी टीम को। थैंक यू सर।